हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नरेंद्र और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक चैप्टर जिसका नाम है अस्थमा। तो आज की वीडियो में हम अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, कॉजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे, बाकी की चीज़ हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो अस्थमा क्या होता है? अस्थमा इज अ क्रॉनिक लंग डिसीज। तो अस्थमा क्या है? एक लंग्स की क्रॉनिक डिसीज है, यानी कि लंग्स की लंबी बीमारी है। इन विच पर्सन एयरवे रिस्पॉन्स हाइपर एक्टिविटी पे टू सर्टेन स्टिमुलाई। जिसमें क्या होता है कि किसी सर्टेन स्टिमुलाई की वजह से पर्सन की जो एयरवे होती है ना, वो हाइपर रिस्पॉन्स करने लगती है, और जिसके कारण कॉज एयरवे नैरोइंग और इन्फ्लामेशन। जिसके कारण क्या होता है, जो एयरवे होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर वो नैरो हो जाती है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इट इज अ 3 स्टेप प्रॉब्लम। जो अस्थमा होता है ना, 3 स्टेप का प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है? एयरवे इन्फ्लामेशन। तो अस्थमा में क्या होता है कि एयरवे में इन्फ्लामेशन होता है सबसे पहले। देन सेकंड क्या होता है? एयरवे हाइपर रिस्पॉन्स। जो इस पर्सन होता है उसकी एयरवे यानी कि जो सांस लेने की नली होती है वो हाइपर रिस्पॉन्स करने लगती है, यानी कि जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। देन थर्ड क्या होता है? ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब होता है सिकुड़ना। जो हमारी एयरवे होती है जिससे हम सांस लेते हैं वो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से सांस सही से नहीं ले पाते और हाइपर रिस्पॉन्स होने लगते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ अस्थमा की अस्थमा के क्या क्या कारण होते हैं। तो अस्थमा के जो कॉज हैं वो एयर पॉल्यूशन, डस्ट यानी कि धूल, एलर्जिक है, या फिर इन्वायरमेंटल चेंज। कभी कभी वातावरण के चेंज के कारण भी अस्थमा लगता है। इन केमिकल इरिटेंट यानी कि किसी केमिकल इरिटेंट की वजह से भी अस्थमा लगता है। देन मेडिसिन में कौन कौन से होते हैं? NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं, उनकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। देन जेनेटिक्स भी होता है अस्थमा, यानी कि किसी पेशेंट को जेनेटिक्स में अस्थमा है तो अस्थमा होने के चांसेस बन रहते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी अस्थमा की। तो अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी काफ़ी सिंपल होती है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यू टू कॉज, यानी कि किसी कॉज या फैक्टर के कारण एयरवे इन्फ्लामेशन। तो जो हमारा एयरवे उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, यानी कि किसी जैसे कि डस्ट हो गया फैक्टर हमारा, या फिर एलर्जिक हो गया, या फिर एनवायरमेंट चेंज, या फिर कोई सी भी फैक्टर के कारण जो एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? जो एयरवे में इन्फ्लामेशन होगा, एयरवे मसल्स नैरो। जब हमारे एयरवे यानी कि सांस में लेने की नली में इन्फ्लामेशन होने लगता है तो वो क्या होगा? जो एयरवे मसल्स होती हैं वो नैरो यानी कि सकड़ी होने लगती हैं इससे, या फिर सिकुड़ने लगती हैं, यानी कि सिकुड़ने लगती है, जिसे हम बोलेंगे ब्रोंकोस्पाज्म। जब हमारी एयरवे सिकुड़ने लगती है तो हम ढंग से सांस नहीं ले पाएंगे, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं अस्थमा। तो ये तो होगी हमारी एक पैथोफिजियोलॉजी। देन इसमें मैंने ना 2 पैथोफिजियोलॉजी और लिखी है, काफ़ी सिंपल है। जैसे कि ड्यू टू कॉज एयरवे इन्फ्लामेशन। जब एयरवे में इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होता है? हाइपर सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। जब इन्फ्लामेशन होने लगता है तो हाइपर सीक्रेशन होने लगता है, यानी कि म्यूकस का ज़्यादा बनने लगता है। जब ज़्यादा म्यूकस बनेगा तो म्यूकस जमने लगता है, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है और अस्थमा होने लगता है। देन एक और है ड्यू टू कॉज एयरवे इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग इन ब्रोंकोएनल्स। जो हमारी ब्रोंकोएनल्स होती है उनमें स्वेलिंग होने लगती है। जब स्वेलिंग हो जाएगी तो ढंग से सांस नहीं ले पाएंगे और वो नैरो हो जाएंगे, जिसे हम ब्रोंकोस्पाज्म बोलेंगे, और इसके कंडीशन के बाद भी अस्थमा हो जाएगा। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। गाइस इससे पहले की वीडियो इससे पहले हम डेफिनेशन, कॉज एंड पैथोफिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं। देन अब हम आगे की पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम बोलते हैं जिसे हम, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन और मेडिकल मैनेजमेंट कि क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे। तो अस्थमा में साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। विजिंग साउंड, चेस्ट में या फिर सांस लेने में विजिंग साउंड आने लगता है। कफिंग एंड म्यूकस प्रोडक्शन, कफिंग और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है अस्थमा के पेशेंट में। चेस्ट टाइटनेस, जब ज़्यादा कफिंग और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है ना, जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनकी चेस्ट टाइटनेस, यानी कि ऐसा लगता है कि चेस्ट टाइटनेस हो रही है या फिर पेन हो रहा है। वीकनेस या फिर स्लीपिंग प्रॉब्लम्स भी अस्थमा के पेशेंट में देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, यानी कि हम अस्थमा के पेशेंट को डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन कैसे या फिर कौन सी जांचें करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। जो पेशेंट होता है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, कि पेशेंट को
खड़े खड़े सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। दैन सेकंड, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री। तो पेशेंट को कहीं फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक्स के बारे में पूछेंगे कि उसके फादर मदर या फिर किसी को भी पहले से अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं थी। दैन इसके बाद हम करा सकते हैं स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर एक प्रोसेस होता है जिसमें कि 3 बॉल होती हैं और पेशेंट को उसमें सांस या फिर फूंक मार के उन तीनों बॉलों को उठाना होता है। अगर पेशेंट तीनों बॉलों को एक बार में उठा देता है तो उसके लंग्स सही से काम करते हैं, अगर नहीं उठा पाता तो उसको सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। देन चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं या फिर CT भी करा सकते हैं जिसको हम अब्डोमिनल बोलते हैं। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस कर सकते हैं ऑस्कल्टेशन फॉर ब्रीथ साउंड, यानी ब्रीथ साउंड का भी ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे डायग्नोस्टिक एवल्यूशन। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उससे हम बोलेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं, जो म्यूकस में जो एयरवे की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसको रिलैक्स कर देते हैं, जिसमें हम ब्रोंकोडायलेटर में साल्बुटामोल या फिर एल्बुटामोल यूज कर सकते हैं। ये ओरली और रेस्पोल्स के थ्रू भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि भाप के थ्रू। देन जेनिथाइन डेरिवेट्स। जेनिथाइन डेरिवेट्स क्या होते हैं, ये भी एक तरह के ड्रग्स होते हैं जो कि एयरवे की जो मसल्स होती हैं ब्रोंकोइस होती हैं उनको रिलैक्स करके मसल्स को नैरोइंग से वापस रिलैक्स कर देती हैं, जैसे कि थियोफाइलिन, इटियोफाइलिन, जिसे हम डेरिफाइलिन भी बोलते हैं, यहाँ पर डॉक्सीफाइलिन जो दवाइयाँ आती हैं वो जेनिथाइन डेरिवेट्स की कैटेगरी में आती हैं। देन इसके बाद हम अगली जो हमारी ड्रग्स आते हैं उसको बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। सर हाइपोप्रोटोनियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोटियम सल्फेट, ये सारे के सारे एंटीकोलिनर्जिक की कैटेगरी में आते हैं। देन जो नेक्स्ट हमारा है मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग आते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर स्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हमारा एस्कॉर्टिसम हाइड्रोकॉर्टिसन भी बोलते हैं। देन प्रेडनिसोलोन, इसको हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी बोलते हैं या सोलोमेट्रोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अस्थमा के पेशेंट के लिए कर सकते हैं। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।